नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर अब हम बीएनएस को पूरा करने की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और आज बीएनएस की सेकेंड लास्ट क्लास आपकी होने वाली है, जहां पर बहुत ही ज़रूरी धाराओं को हम समझेंगे, बहुत ही ज़रूरी धाराओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। जल्दी से आप आ जाइए, भयंकर बारिश हो रही है, तीसरा दिन है आज लगातार बारिश पड़ते हुए, तो आप लोग अपना ज़रूर ध्यान रखें। जी, सभी को गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार। आ जाइए सभी लोग। जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग गाइस। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। गौरव पटेल नहीं दोस्त। हाँ, पैर नहीं छू, हाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, देश दुनिया में, भारत में भी। हाँ, अधिनियम जितने भी हैं सारे मैं करवा चुका हूँ। साक्ष्य अधिनियम के बारे में आपकी बातें आ रही हैं, तो साक्ष्य अधिनियम वैसे तो आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी एग्जाम टाइम पे हम उसको कवर कर लेंगे, अभी उसकी ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लो। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सी धारा तक समझ लिया था कल, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा बात इत्यादि नहीं करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। हाँ, क्योंकि घंटा सवा घंटा होते ही फिर आप लोग परेशान होने लगते हो कि सर ऐसे कैसे चलेगा, इतना मत करिए, ये वो सब चीज़। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हम्म, नहीं अभी बहुत सारी धाराएं बची हुई हैं, और आप उस चीज़ को मतलब हैंडल नहीं करते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो कोई नहीं, कल सेकंड, कल कल फाइनल हो जाएगा। हाँ, आज डेट 3 है, वो तो 3 ही बना रखी है हमने। हाँ, 3 ही है ये, इसकी चिंता मत करो आप लोग। और पार्ट नंबर 22 है। मुझे एक बार बता दो कौन सी धारा तक हम लोगों ने कर लिया था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, जहां तक मुझे याद है, तो सेक्शन आपका 232 तक हो चुका है, जो जरूरी धारा थी हमारी। हाँ, सेक्शन 232, ठीक है, ओके डन। तो अभी हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से जानिएगा, जिनके बारे में मैं यहाँ पर विशेषकर लिख देता हूँ कि भाई ये वाली धारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो उसको आपको उसके नंबर को याद रखने की तरफ थोड़ा सा प्रायोरिटी आपको रखनी है। ठीक है, डन, मैंने देख लिया 232, थैंक्स थैंक्स, थैंक यू वेरी मच गाइस। हाँ, डन, ठीक है। हाँ, 267 नहीं हुआ था, भांग मत पियो मेरे भाई। अब ध्यान से मेरी बात समझो और ध्यान से मेरी बात जानने का प्रयास करो। सेक्शन 232 हमारा हो गया था, अभी हम रख रहे हैं सीधे 234 पर। कहां पर जा रहे हैं? 234 पर जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट धारा आपके लिए हो सकती है। और इसका नंबर आप थोड़ा याद रख लें, इसकी जो संख्या है ना, धारा संख्या है, उसको याद कर लें, उसको याद कर लें। ये थोड़ा सा जरूरी आपका हो सकता है, क्योंकि यहां पर है फर्जी प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है, अब देखो फर्जी प्रमाण पत्र कैसे होते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या काम करती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या काम करती हैं, आप उनसे यूनिवर्सिटी, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या काम करती हैं, बैक डेट में एडमिशन दे देती हैं। क्या करती हैं? बैक डेट में एडमिशन दे देती हैं, और 3 से 4 महीने में, है ना, 3 से 4 माह में, 3 से 4 माह में वो क्या करते हैं, वो आपका कोई भी सर्टिफिकेट आपको बना करके दे देंगे, कोई भी डिग्री आपको बना के दे देंगे। और इस तरह का रिकॉर्ड वो रखते हैं कि किसी को पता भी नहीं लग पाता है। बट ऐसा नहीं है कि कभी भी खामियां रहेंगी ही नहीं, तो वो पकड़े भी जाते हैं। तो कभी भी ऐसी चीजें ना करें कि फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह लें। तो फर्जी सर्टिफिकेट किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का फर्जी सर्टिफिकेट, चाहे वो तहसील से संबंधित हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, शिक्षा का हो, या किसी के प्रमाण के रूप में हो, तो फर्जी अगर सर्टिफिकेट कोई जारी करता है, फर्जी है ना, फेक सर्टिफिकेट्स, फेक सर्टिफिकेट्स, है ना, फेक सर्टिफिकेट्स, तो फेक सर्टिफिकेट जारी करना, फिकेट जारी करना, है ना, या उस पर सिग्नेचर करना, है ना, उस पर साइन एकदम से कर दिए गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट जारी करता है या उस पर साइन करता है, तो उसका जो दंड है,
तो दंड वही वाला मिलेगा जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का मिलता है। किसका? मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का, है ना, फैब्रिकेट करने का। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का, फैब्रिकेट करने का जो दंड होता है वही दंड इसमें मिलता है। तो आपको सीधे याद रख लेना है सेक्शन 234, फर्जी सर्टिफिकेट बनाना और उस पर साइन करना। एक लाइन में इसको आप लिख लीजिए। हाँ। हम्म। जी मोना, धन्यवाद। जी। आपसे मिलना है सर, 7 तारीख में पैट का एग्ज़ाम है मुजफ्फरनगर में। मुझे वकील रोड। हाँ। अच्छा, मुझे, हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ उसको। आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे जानकारी डाल दूंगा। ये 6 तारीख को और 7 तारीख को आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देखूंगा, अगर बारिश वारिश ज़्यादा नहीं हुई तो मैं सिटी की तरफ आ जाऊंगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर यूपीएसआई सम्मान समारोह में तो मिलेंगे ही। ठीक है, अगली धारा जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या था सेक्शन 234 में? फर्जी प्रमाण पत्र, फॉल्स, जो फेक या सर्टिफिकेट हैं उनको जारी करना, मतलब कि इशू करना किसी को, और उस पर सिग्नेचर करना था। बट सेक्शन 235 क्या कह रहा है? सेक्शन 235 कह रहा है कि भाई फर्जी प्रमाण पत्रों को, जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं, उनको जानबूझकर यानी इंटेंशनली असली प्रमाण पत्र की तरह से प्रयोग में लाना, ये भी आपका एक बहुत बड़ा अपराध है। पहले तो आप उनको बनवाते हो तो बनवाना अपराध है, आप बनवा रहे हो आप भी अपराधी हो, जो बना करके दे रहा है वो भी आपका अपराधी है, वो भी ऑफेंडर है, और उस पर साइन कर रहा है वो। और साथ में आप इतना नहीं कर रहे हो, खाली चोरी नहीं कर रहे हो, आप 235 में सीना चोरी भी कर रहे हो। उन फेक सर्टिफिकेट्स को जानबूझकर आप असली, है ना, ट्रू सर्टिफिकेट्स की तरह से यूज कर रहे हो, तो दंड या पनिशमेंट वही मिलेगा जो मिथ्या साक्ष्य वाले मामलों में मिलता है। सेम पनिशमेंट विल बी देयर। ठीक है, सेम पनिशमेंट विल बी देयर। तो इसको वन लाइन में आप याद कर सकते हो। सेक्शन 234 किस बारे में है? आपका फर्जी सर्टिफिकेट जारी करना और सिग्नेचर करना। सेक्शन 235 फर्जी प्रमाण पत्र को असली प्रमाण पत्रों की तरह से, फेक सर्टिफिकेट्स को रियल सर्टिफिकेट्स की तरह से या ट्रू सर्टिफिकेट्स की तरह से यूज करता है जानबूझकर, इंटेंशनली, यानी कि पता है उसे, है ना, होशो हवास में। जानबूझकर का मतलब क्या होता है? होशो हवास में, होशो हवास में, होशो हवास में यूज करता है तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, और उसे वही दंड मिलने वाला है जो आपके मिथ्या साक्ष्य क्रिएट करने के। हाँ। हम्म। सर इसमें एक्ट नहीं, हाँ कोई बच्चा, अभी राधिका कैथवास एक प्रश्न पूछ रही हैं बच्ची, सर इसमें एक्ट नहीं दिए गए हैं बुक में, तो बेटा इसमें क्या है? और इसमें सारे के सारे वो एक्ट जो आपके सिलेबस में हैं, सारे एक्ट दिए गए हैं, शुरू से आखिरी तक देखो आप, है ना, शुरू से आखिरी तक आप सारे एक्ट देखो। अगर आपको कोई छोटे एक्ट नहीं मिलते तो उनको आप मिससेलेनियस में जाकर देखो, विविध में जाकर देखो, वो सारी की सारी चीजें वहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। हाँ। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम करवा देंगे, आप रुकिए, वैसे आपके सिलेबस में वो है नहीं। हाँ। हाँ। ठीक है, तो यहां पर आपका सेक्शन 235 ये हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखने का प्रयास करिए। अब ध्यान से जानना है सेक्शन 236, संख्या केवल आपका उसकी 234 और 35, वही याद रखें, उससे ज्यादा भी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो सेक्शन क्या लिखा हुआ है, सेक्शन है 239। ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा समझाने की नीड होगी या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि ये धाराएं नहीं है, हाँ ये सेक्शंस नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये सेक्शंस मिसिंग है वहां पर। हाँ, तो मैंने कल आपको बताया था इस बारे में, है ना, ये सेक्शंस मिसिंग है यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि मैं एक एक या 2 पेजेस की पीडीएफ बनवा के डाल दूंगा, है ना, 1 या 2 पेजेस की पीडीएफ बनवा करके वहां पर आपका डाल दूंगा। क्योंकि जो सबसे पहले वाला एडिशन था ना किताब का, उसमें कुछ किताब के छपने क्रम में किसी से कुछ गड़बड़ हो गई उस पूरे के पूरे क्रम में, तो वहां पे वो चीजें छूट गई। क्योंकि बुक मेरे द्वारा लिखी गई, सहयोगियों के द्वारा लिखी गई, फिर वो टाइप होने गई, तो टाइप होने के क्रम में ही चीजें कुछ हो गई हैं, फिर उनकी सेटिंग करनी पड़ती है, फिर तमाम बहुत लंबा प्रोसेस होता है किताब का। तो मैं डलवा दूंगा, आप 1-2 पन्ने निकाल लेना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। तो यहां पर क्या चीज है, जानबूझकर अपराध की सूचना न देना, यानी कि अपराध कहीं पर होने वाला है या हुआ है
और जानबूझकर, है ना, यानी इंटेंशनली उस अपराध की, अपराध मतलब ऑफेंस, अंग्रेजी भाषा वाले बच्चे बैठे हैं, तो जानबूझकर उन अपराध की सूचना न देना जबकि व्यक्ति सूचना देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। यानी कि ऐसे आदमी के द्वारा सूचना का न दिया जाना जानबूझकर, जिसके लिए वो सूचना देना जरूरी था। सपोज करो मुझे कह रखा है कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुमको इस तरह की कोई भी सूचना देनी है, बट मैं जानबूझकर वो सूचना आगे तक नहीं पहुंचाता हूं विधि द्वारा आबद्ध यानी बाउंड होते हुए भी, तो वहां पर 6 महीने तक की जेल उस व्यक्ति को हो सकती है, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को हो सकता है, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मोटा मोटा चीज आप इसको याद रख लीजिए। हाँ। हम्म। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है 248। 248 क्या कहता है? किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपराध का फर्जी दावा या आरोप। दैट्स ऑल। इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो काफी है। हालांकि ये पूछेगा नहीं इतना ज्यादा। हाँ, इतना ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, इसके अलावा कुछ विशेष पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी मैं आपके लिए नई नई चीजें करूंगा, तो आपको बहुत ज्यादा मदद इसमें मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मदद मिल जाएगी। सेक्शन 248 है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी पर फर्जी अपराध का आरोप लगा देना, दावा कर देना कि भाई इसने ये अपराध किया। जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा जब कहीं गांव देहात में लड़ाइयां हो जाती हैं, मोहल्ले पड़ोस में कहीं पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लड़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ महिलाओं की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जानबूझ करके ना ऐसे अपना जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ से खींच देंगी, थोड़ा यहाँ से फाड़ देंगी, थोड़ा कमर के पास से फाड़ देंगी, और सीधे तहरीर देने पहुंच जाती हैं। कहाँ पर? थाने में, कि इसने तो मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, यानी इसने अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश करी है। तो अगर किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी दावा या आरोप लगाया जाता है तो उसका जिक्र सेक्शन 248 में है, और इसको बस थोड़ा सा जान लेना ही जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी ये पॉइंट नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, न्यू बैच में मूल विधि कौन पढ़ाएंगे? मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। केस केस भी करवाएंगे, अब इसके बाद केसेस करवाएंगे। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना है। अपराधी को शरण देना, संशय देना, सेक्शन 249। ठीक है, अपराधी को शरण देना, संशय देना, सेक्शन 249। इधर की तरफ ध्यान दीजिए। हम्म। हाँ, ऐसे ही फंसा देती हैं, लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए भाई। अगर अगर लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हाँ, और लड़कियों को भी कहता हूँ लड़कों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उल्टा सीधा काम एक जीवन में हो जाता है। क्योंकि आप ये देखो कि जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अंतरंगता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की पूरी संभावना रहती है। पूरी संभावना क्या, बढ़ ही जाती है अंतरंगता। और प्यार को और मजबूत दिखाने के लिए विशेषकर लड़कियों को ये सिद्ध करना पड़ता है कि मैं तुम्हारे प्रति कितनी लॉयल हूं, तो यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू डू विद मी, है ना। तुम जो भी कुछ मेरे साथ करना चाहते हो मैं अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। और लड़के को भी कुछ इसी तरह से चीजें दिखानी पड़ सकती हैं। बट बाद में, ब्रेकअप हो जाने के बाद में, आप पर वही महिला क्या लगा सकती है? आप पर रेप का आरोप लगा सकती है, क्योंकि रेप जो है वो जरूरी नहीं कि अजनबी महिला के साथ ही हो। आपने पढ़ा था रेप की परिभाषा में कि अगर इच्छा के बिना भी करता है, मतलब कि जानते हैं साथ रहते हैं बट मन नहीं है, इच्छा नहीं है, उसके बाद भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, देन वो रेप की श्रेणी में आपका आ जाता है। तो यहां पर सेक्शन 249 बोलता है अपराधी को शरण देना, संश्रय देना। शरण देना और संश्रय देना ये हार्बर होता है, ये हमने पढ़ा था ना, शरण देना, संश्रय देना। तो संश्रय देना में क्या है कि किसी को रहने के लिए अपराधी को घर देना, है ना, आवास देना, उसको भोजन देना, है ना, उसको क्या देना, उसको भोजन देना, उसको पेय पदार्थ देना, उसको हथियार देना, उसको बार, है ना, असला देना, है ना, मतलब बारूद देना, गोला बारूद मतलब एम्यूनेशन वगैरह देना। ठीक है, भागने के लिए वाहन देना, है ना, भागने के लिए वाहन देना, ये सब चीजें, भागने के लिए उसको व्हीकल प्रोवाइड कराना, है ना। और पुलिस से बचने के लिए, पुलिस
पुलिस से बचने में हेल्प करना, गिरफ्तारी से बचने में हेल्प करना, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, हार्बर करने में आ जाएंगी। तो यहां पर ये बात आई है आपका 249 में कि अपराधी को यदि हार्बर करता है तो कौन सी धारा में है, आपके सेक्शन 249 में इसका जिक्र किया गया है। कौन सी में, हाँ हाँ, इसका जिक्र किया गया है। यहां पर अपराधी के बारे में है, वहां पर आपका किसमें था, वहां पर आपका परिभाषा आ रही थी। यहां पर नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आ जाएगा 245, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये आपका लुटेरों या डकैतों को संशय हार्बर देने के दंड के बारे में बात करता है। सपोज करो आपके कुछ चित परिचित लोग हैं और वो एकदम 5-6 लोग आ गए नॉर्मली कि भाई हम आज तुझसे मिलने आए हैं, ठीक है, हम आज तुझसे मिलने आए हैं, आपके घर में वो रुक गए हैं। उनका ठीक है भाई ये रहो, उनका 1-2 दिन रहेंगे यार, और आपको उनकी जो करतूते हैं वो नहीं पता है, और इतने में फिर पुलिस आ जाती है तो आपको भी उठा लिया जाएगा। बस आपको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि ये क्या काम करके आए हैं मुझे नहीं पता है। तो अगर कोई व्यक्ति लुटेरों को, है ना, लुटेरों को या डकैतों को क्या देता है, संश्रय देता है, हार्बर देता है, शरण देने का काम करता है, जाने या अनजाने, ठीक है, अनजाने में तो क्या होगा, शरण देता है, क्या करता है, शरण देता है, क्या करता है बेटे, शरण देता है, तो उसका दंड कितना होगा, तो 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या उसको दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन 254 आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रख लेना थोड़ा सा। जहां जहां मैंने बोला है ना याद रख लेना है, रट लेना वगैरह, उसको थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में आप लोग रखिए कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। हाँ। हम्म। हाँ, केस जो दिग्विजय सर पढ़ा रहे हैं वो उनको पढ़ाने दीजिए। वो केसेस पढ़ाएंगे आपके रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटेड टू आर्टिकल्स, और केसेस जो हम लोग पढ़ेंगे वो केसेस पढ़ेंगे कौन से, वो केसेस पढ़ेंगे रिलेटेड टू बीएनएस, रिलेटेड टू बीएनएसएस, रिलेटेड टू डिफरेंट माइनर एक्ट्स, किसी एक्ट से रिलेटेड केसेस पढ़ेंगे। तो वो केसेस कई बार आपके आ जाते हैं। तो लुटेरों या डकैतों को संशय या शरण देने का दंड सेक्शन 254 में है, और 7 साल तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। हाँ, हस्बैंड और वाइफ, हाँ हाँ, तो क्या सर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी रेप होता है? हाँ हाँ, देखो वहां पर ये चीज आ जाएगी कि यहां पर ध्यान से सुनो, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जहां पे हमने रेप के बारे में पढ़ा था, तो रेप में अपवाद में ये आ गया था कि अगर महिला 18 साल से ऊपर की है और पति पत्नी के संबंध में वो बंधे हुए हैं, पति पत्नी के संबंध में वो बंधे हुए हैं, तो एक बार को इच्छा ना होने पर भी आपकी कैसी आ सकती है, आपका मतलब इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है उनके बीच में, फिर जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है तो वो रेप की श्रेणी में नहीं जाता। बट बहुत सारे लोगों के अंदर एक अजीब सी फैंटेसी रहती है या डिजायर रहती है या आपराधिक मनस्थिति को ही कह सकते हो, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए सामने अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और थप्पड़ मारते हैं खींच खींच करके, है ना, खींच खींच करके थप्पड़ मारेंगे और मतलब सेक्सुअल मतलब इंटरकोर्स करते रहेंगे, पीटने लगेंगे ऐसे नखून से, ऐसे ऐसे खींच देंगे पकड़ करके, बालों को खींच देंगे ऐसे पकड़ करके, और मतलब बहुत बुरी तरह से ये चीजें करेंगे। तो ऐसी स्थितियां मैरिटल रेप कहलाती हैं, ये स्थितियां अलग हैं, ये मैरिटल रेप कहलाती हैं। और आज भी भारत में बहुत सारी महिलाएं इन मैरिटल रेप्स जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, ठीक है, जूझ रही हैं। तो भगवान ना करे कि किसी के साथ कभी ऐसा हो, बट यदि ऐसा होता है तो स्थितियां थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, उसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एक अभी यूपी में एक शादी हुई थी, 35 ईयर ओल्ड लड़का था, इतनी ही एज की कुछ लड़की हो रही थी, तो उस लड़के ने पता नहीं क्या काम किया, जो वाजीकरण औषधियां हैं या, हाँ सब पता है सर आपको, न्यूज में सब चीजें रहती हैं बेटे, न्यूज में सब चीजें रहती हैं, आप देखो खोलो, आप डालो मैरिटल रेप, सब चीज यही लिख के आ जाएंगी जब आप चीजों को पढ़ेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सब पता है आपको और हंस रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मैं मतलब इसी चीज का सौदागर हूँ या यही चीजें हम करते रहते हैं, अपना तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है।
अपनी लाइफ बहुत अलग है। जब आप मेरे बारे में जानोगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, चिराग बंसल, बताइए अपना डाउट बताइए। हाँ, तो पता नहीं क्या बता रहा था मैं, अब तुमने घुमा दिया, कोई बात नहीं। तो लुटेरों या डकैतों को संशय देने का दंड इसमें है। अब ध्यान से मेरी बात आपको सुननी है। सेक्शन 261 क्या बोलता है? अभी इसके बाद ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इसको देख लेते हैं। लोक सेवक यदि किसी को अपनी कस्टडी या हिरासत में से लापरवाही द्वारा भागने देता है ना, मतलब लोक सेवक है, कोई भी पब्लिक पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि सपोज करो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट में सपोज करो आप सब इंस्पेक्टर हो या आप इंस्पेक्टर हो या अन्य कोई आदमी है जिसकी कस्टडी में कोई व्यक्ति है, जिसकी हिरासत में कोई व्यक्ति है और लापरवाही बरत रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उसको ढंग से पकड़ के लेके चलना चाहिए, विद ड्यू केयर उसको हैंडल करना चाहिए, वो कहीं भाग ना जाए, तो उसकी लापरवाही की वजह से यदि कोई कस्टडी में व्यक्ति जो है वो भाग जाता है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को जेल होगी 2 साल तक की, या उसको फाइन देना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों से ही उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा नहीं है, बट थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करें। हाँ, 7 तारीख तक आपकी जो मूल विधि है उसको, यानी कि आने वाले संडे तक मैं आपकी मूल विधि को हर हाल में कंप्लीट कर दूंगा। कल आपकी बीएनएस पूरी हो जाएगी। बीएनएसएस जो है उसमें बहुत ज्यादा चीजें हमको देखनी नहीं है और उतना डिटेल में नहीं देखनी है, कुछ ही चीजें हैं जो डिटेल में देखनी है। उनकी क्लासेस को मैं थोड़ा सा लंबा चलाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी सबके कमेंट देख लूंगा, पहले आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। हाँ सर जी, कोई सेक्शन किताब में लिखा भी है या नहीं आपने? दीपचंद, अगर देखो दीपचंद, आप नई किताब कोई देख लो तो नई किताब में ये सारे सेक्शन आपको दिख जाएंगे। ये गलती से छूट गए हैं। अब एक ही बात को मैं कितनी बार बोलूं, बताओ? और ये क्या आपकी समझदारी है कि आप बार बार वही चीज मुझसे बुलवा रहे हो, जब मैंने बोल दिया है कि वो जो शुरू में गलती हो गई थी, किसी से भी हो जाती है, किसी भी पब्लिकेशन में गलती हो जाती है वो, तो उसकी उसके उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उसकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा आपकी। 1-2 पन्ने हैं, आप उसको निकाल लेना, मुश्किल से 2-3 रुपए का खर्चा आएगा। उसके लिए क्लास को बार बार वो करना और ऐसे झुंझलाट जैसे शब्दों में बताना कि कोई सेक्शन आपने किताब में लिखा भी है कि नहीं, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है दोस्त? ये मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, इस पे भी तो ध्यान रख सकते हो, आप खुद भी तो लिख सकते हो इसको। हाँ ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 262 क्या बोलता है? किसी व्यक्ति द्वारा उसकी कानूनी गिरफ्तारी का विरोध किया जाना बहुत जरूरी है ना। अगर गिरफ्तारी का विरोध किया जाना है ना, गिरफ्तारी का विरोध किया जाना, गिरफ्तारी का विरोध, गिरफ्तारी का विरोध, विरोध मतलब एक तरह से दिक्कत खड़ी करना, विरोध करना या बाधा खड़ी करना, विरोध या बाधा खड़ी करना, या बाधा खड़ी करना, ये हो सकता है आपसे थोड़ा सा पूछा जाए, हो सकता है आपसे थोड़ा सा समझा जाए। क्या बात बोली जा रही है? किसी व्यक्ति द्वारा उसकी कानूनी गिरफ्तारी, यानी कि कोर्ट के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है और वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होना चाह रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, उसको आप उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं तो हाथ को झटक देता है, भागने की कोशिश करता है, इधर उधर जाता है, अपने आप को कस्टडी में या गिरफ्तार होने से बचा रहा है, या कोई बाधा खड़ी कर रहा है कि मैं अपने आप को काट लूंगा, मार लूंगा, कूद जाऊंगा, ये तमाम चीजें। तो अगर हाँ। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ। 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 हाँ ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा उसकी कानूनी गिरफ्तारी का विरोध किया जाना या उसमें बाधा खड़ी करना, बाधा खड़ी करने का मतलब भागता है या भागने का प्रयास करता है, तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर जो सजा आपको अपराध के परिणाम स्वरूप मिलनी है वो तो मिलेगी ही। यहां पर हाँ, हाँ, यहां पर क्या है, यहां पर 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है और उसको जुर्माना, या उसको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो कभी भी ऐसी स्थिति लाइफ में पड़ जाए
कि पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, तो तुरंत आप पहले उनसे कारण पूछें। आपको पता है ये आपका मौलिक अधिकार है। 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष आपकी पेशी जरूरी है, और अपने पसंद के वकील से आप कोई भी लीगल एडवाइस, विधिक सहायता या सलाह प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में से हैं। बट अगर आप ऐसा ना करके भागने की कोशिश करोगे तो आप अपने लिए मुश्किलें और परेशानियां बढ़ाएंगे। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बहुत अच्छे समझें। तो किसी व्यक्ति द्वारा उसकी कानूनी गिरफ्तारी का विरोध किया जाना या कानूनी गिरफ्तारी करने में बाधा खड़ी करना, लाइक भागना या भागने का प्रयास करना। अगला, लो भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिख लो इसको। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये धारा दिमाग में छाप लो मेरे भाई, ये धारा दिमाग में छाप लो, है ना। और ये आम लोगों से रिलेटेड धारा है, ये दिमाग में आपको छाप लेनी है, ये दिमाग में छाप लेनी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट धारा है। इसको कहते हैं लोक न्यूसेंस, इसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। क्या कहते हैं इसको? पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है ना। पब्लिक न्यूसेंस इसको कहा जाता है, पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है। इसको सार्वजनिक उपद्रव के रूप में भी कहा जाता है। किस रूप में कहा जाता है? सार्वजनिक उपद्रव, है ना। सार्वजनिक उपद्रव यानी कि आपके द्वारा कोई ऐसा काम बन जाना जिससे आसपास रह रहे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम करें। हाँ हाँ। हम्म। मैं आज ही, है ना, क्लास खत्म होने के बाद ही, क्लास खत्म होने के बाद ही आपके लिए एक फोल्डर बनवा करके, और वो जो नए वाले पेपर हैं उनको मैं वहां पे डाल दूंगा। उस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। अभी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, आधे पौने घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे में वो चीज अपलोड हो जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहां पर पब्लिक न्यूसेंस की बात हो रही है, लोक न्यूसेंस की बात हो रही है, सार्वजनिक उपद्रव की बात हो रही है। तो सार्वजनिक उपद्रव होता क्या है? होता क्या है, देखो, जैसे सार्वजनिक उपद्रव क्या होता है कि सपोज करो आप रह रहे हो और आप क्या काम कर रहे हो, आपको लग रहा है मच्छर, तो आपने सोचा क्या काम करते हैं प्लास्टिक का टायर जला देते हैं, उस पर नीम के पत्ते छिड़क देंगे। तो आपने जो टायर है अपनी मोटरसाइकिल का वो निकाला, जलाना शुरू कर दिया, तो उससे काले काला धुआं निकल रहा है और वो पूरे के पूरे वातावरण में व्याप्त हो गया है। तो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से आपने नीम के पत्ते डाल दिए तो कड़वा और हो गया है। तो ये चीजें हैं पब्लिक न्यूसेंस में। या कहीं से लोग पानी पीते हैं, है ना, किसी पोखर से, किसी तालाब से लोग पानी पीते हैं, कुएं के, आप गए, लोग आज लो भाई नीचे उतारा ये, और सीधे को आज यहीं हल्का हुआ जाएगा, आज आप वहीं पे करके आ गए, आपने वहां पे गंदगी फैला दी। तो ये चीजें पब्लिक न्यूसेंस में आती हैं। कहीं पर शांति है, आपने धुम 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 वहां पे गाने बजा रखे हैं, बुरा हाल कर रखा है, हॉर्न बजा रहे हैं बुरी तरह से, तो ऐसी स्थितियां अगर बन रही हैं तो उनको लोक न्यूसेंस कहते हैं। तो मेन बात अगर आप यहां पर देखना चाहें तो आसपास रहने वाले लोगों को कोई क्षति पहुंच जाए, है ना। क्षति, क्षति किस तरह की? शारीरिक क्षति पहुंच जाए जिसमें रोग फैलाना। सपोज करो आपको बोला गया कि भाई को आपको कोविड हो रहा है और आप अपने घर में रुक नहीं रहे हो, ठीक है, अपने घर में रुक नहीं रहे हो और बाहर जा रहे हो मास्क के बिना, और जिसके पास भी जा रहे हो, भाई मैं तो बर्बाद होने वाला हूं, ले अच्छी, है ना। तो आप जानबूझ करके अगर किसी को रोग मतलब ट्रांसमिट कर रहे हो, संक्रमित कर रहे हो, तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा। तो क्षति कैसी होती है? शारीरिक होती है, मानसिक होती है, और आपकी संपत्ति संबंधी क्षति होती है, या ख्याति, प्रसिद्धि से रिलेटेड आपकी क्षति होती है। तो आसपास रहने वाले लोगों को क्षति पहुंचाई जाए, या उनको वो परेशान हो जाएं, या उनको किसी तरह का खतरा पैदा हो जाए, ऐसा काम जिससे आसपास के लोगों को किसी तरह का नुकसान हो, वो परेशान हो जाएं, या उनको कोई भी खतरा पैदा हो जाए। हाँ हाँ जी राजन बताइए। हाँ अभी बाद में लूंगा मैं आपका डाउट, चिंता मत करो, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे काम को पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, सार्वजनिक उपद्रव की संज्ञा इसको दी जाती है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। हाँ ठीक है।
सार्वजनिक उपद्रव के तौर पर इसको हमारा यहां पर रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहीं पर आप देखो, आप बोलोगे सर 270 के बाद सीधे 292 पढ़ा रहे हो, तो ऐसा जरूरी है क्योंकि जो सेक्शन 292 है, सेक्शन 292 है, ये सेक्शन 270 का पनिशमेंट है। क्या है? सेक्शन 270 का दंड है। इसमें 292 में लोक न्यूसेंस का दंड है। क्या? कि 1,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। 1,000 रुपए तक का फाइन, 1,000 रुपए तक का, है ना, लोक न्यूसेंस का दंड क्या है? 1,000 रुपए तक का जुर्माना। यदि किसी भी तरह का कोई उपद्रव मचाया जिससे लोगों को नुकसान हुआ, वो परेशान हुए, या उनको किसी भी तरह का खतरा पैदा हो गया, तो ये पब्लिक न्यूसेंस आ जाएगा। ये सेक्शन 270 में है और इसका दंड 292 में है। इज दैट क्लियर? बताइए एक बार। हाँ 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 सेक्शन 270 के बाद सीधे 292 आ गई है। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बाद में आएंगे वो मैं पहले से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि 270 के बाद सीधे 292 इसलिए आ गया है क्योंकि इसका दंड मुझे यहीं पर आपका समझाना है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए ये चीज समझ में आ रही है नहीं? हाँ, सब चीज आएंगे। हाँ, तो 10,000 तो पुलिस ही ले लेगी, लठ बजा देगी पुलिस। एक सेकंड में पानी लेके आता हूँ। जी, समझ में आ गई बात आपको? हम्म, चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना बताने का प्रयास करता हूं कि कौन कौन सी धारा में किस किस तरह का न्यूसेंस है। और बहुत जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त पावर होती है डीएम एसडीएम के पास। आपको लगता है ना कि कोई कलेक्टर ऐसे ही क्यों नहीं बन जाता आराम से? क्योंकि बहुत अलग सी स्थितियां होती हैं और पूरे के पूरे जिले के या पूरे के पूरे डिवीजन के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इन इन मजिस्ट्रेट्स की क्या रहती है? जिम्मेदारी रहती है। जैसे सेक्शन 271, बस जानते जाओ, समझते जाओ, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ। सेक्शन 271 में क्या है? गैर कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग मतलब इलीगल वे में, है ना, विधि विरुद्ध तरीके से। गैर कानूनी मतलब विधि विरुद्ध ढंग, विधि विरुद्ध। गैर कानूनी का मतलब विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध विरुद्ध ढंग से उपेक्षा पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक क्या होता है? उपेक्षा होता है ध्यान न देना, है ना, ध्यान न देना, नजरअंदाज कर देना, ये इसका मतलब होता है उपेक्षा पूर्वक, है ना। तो किसी रोग का संक्रमण फैला देना। तो अगर कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से, है ना, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, है ना, और ध्यान न देते हुए किसी रोग का संक्रमण फैला देता है या फैला सकता है, तो ये भी एक तरह का पब्लिक न्यूसेंस है। जैसे सपोज करो कि मुझे कोई बीमारी ऐसी है जो दूसरा कोई मेरे संपर्क में आने से, मेरे कांटेक्ट में आने से उसको फैल सकती है, ठीक है, उसको फैल सकती है ना, फैल सकती है। सपोज करो मैं झोला छाप डॉक्टर हूं। आपने सोचा होगा झोला छाप डॉक्टर हूं, झोला छाप डॉक्टर इन द सेंस जो प्रैक्टिशनर तो हैं बट उनके पास डिग्रीज नहीं है। हालांकि मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि भारत में उन लोगों की वजह से भी बहुत सारे, मैक्सिमम लोगों को इलाज मिल पाता है टाइम से, और कई बार जान बच पाती है, कई बार जान चली भी जाती है, वो तो डिग्री वालों से भी चली जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपने एक चीज को बहुत देखा होगा कि अभी से कुछ साल पहले तक, लगभग 15-20 साल पहले तक, जब लोगों में उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो डॉक्टर्स के पास कांच की सिरिंज हुआ करती थी, कांच का, हाँ,
है ना, कांच की सिरिंज हुआ करती थी, और वो उस कांच की सिरिंज को बार बार धोते थे और सेम नीडल, सेम सिरिंज से बार बार वो इंजेक्ट करते थे अलग अलग रोगियों को। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर किसी एक भी एड्स, है ना, एड्स का, एचआईवी कोई भी पॉजिटिव है और एचआईवी पॉजिटिव को उसी सेम नीडल और सेम सिरिंज से अगर इंजेक्शन लगाया गया और देन धो धो करके भी फिर दूसरों को लगाया गया, तो यहां पर संक्रमण फैल जाएगा। तो अगर इतना होने के बावजूद फिर बाद में बहुत लोगों को ऐसे फैला, तो मैं एक बात बोलता हूं आपको, शादी जब करने जाओगे, प्लीज, लड़का हो चाहे लड़की हो, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, शादी जब करने जाओगे तो एक बार को कुंडली मिले या ना मिले, जिसके पीछे दुनिया भागी फिरती है ब्याह के चक्कर में, माल मिले या ना मिले, लेना नहीं चाहिए वैसे तो, कुंडली मिले ना मिले, माल मिले ना मिले, एक बार रिपोर्ट जरूर करवा लेना, दोनों की साथ करवाना, अपनी भी करवाना और अपने पार्टनर की भी करवाना। सपोज करो आप लड़की हो तो अपनी भी रिपोर्ट करवाओ, सेम सेंटर पर सेम जगह, उसकी भी करवाओ, ब्लड ग्रुप का जरूर करवाओ, क्योंकि आपको पता है कि ये इंजेक्शन लगाने वाली प्रॉब्लम है। और हमारी जो पीढ़ी है, हमारी माता पिता की पीढ़ियों में भी क्या है, एचआईवी है। तो ऐसा ना हो कि आपके मम्मी पापा, मतलब सामने वाला जो पार्टनर है उसके मम्मी पापा में से किसी को हो और बच्चे को गर्भ से ही एचआईवी हो, और वो फिर शादी हो जाए और बाद में पता चले कि भाई एचआईवी हो गया है, देन कुछ पता नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ पता नहीं लगेगा। तो दूसरी बात ये है, तो एचआईवी के टेस्ट जरूर करवाओ, साथ में आरएच फैक्टर का जरूर करवाओ, एक आरएच फैक्टर होता है, तो वो आरएच फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, आपने ब्लड ग्रुप में पढ़ा होगा। अगर आप आरएच फैक्टर सेम होता है तो पहला बच्चा तो जैसे तैसे करके पैदा हो जाता है, बट सेकंड बेबी जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, उसको कंसीव करने का प्रयास करोगे, तो वो बच्चा होगा ही नहीं, या तो कंसीव ही नहीं होगा, कंसीव होगा तो डेवलप नहीं होगा, डेवलप भी हो गया है तो गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहां से बाहर निकलेगा, अगर वहां से बच गया तो बाहर बहुत बुरी स्थितियों में होगा, तो दूसरा बच्चा पैदा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये बहुत अजीब सी स्थिति है। तो लैब में टेस्ट जरूर करवाएं। और क्योंकि आज आप देखो व्याभिचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लड़के लड़कियों के आचरण जो हैं, खाली लड़कियों के नहीं, लड़कों के भी आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उनके मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रहती है। तो ऐसे में क्या पता किसका रिलेशन कहां पे किसके साथ हो रखा है और वो किस तरह की। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब यौन संबंध कोई भी स्थापित करता है तो उसको लगता है कि केवल जो जननांग है ना, जो पुरुष जननांग है या स्त्री जननांग है, उसी के माध्यम से एचआईवी फैलता है, बट नहीं, है ना। मलद्वार में भी यदि इंटरकोर्स किया जाता है तो मलद्वार में जननांग से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि एचआईवी फैल जाता है जननांग में, है ना। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनसे भी ज्यादा चांसेस होता है, जो एनस होता है, जो मलद्वार होता है, ऐसा कोई इंटरकोर्स अप्राकृतिक ढंग से करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको एचआईवी हो जाता है। तो माइंड इट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो है ना, जैसे किसी ने कहा मेहर गोर मिलैया काली मगर ना मिलई, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। मेहर का मतलब यहां पर पुरुष और स्त्री दोनों पर अप्लाई हो जाएगा ये। तो गैर कानूनी ढंग से उपेक्षा करते हुए अब यहां पर क्या है कि गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि भाई कोई भी आदमी सेम सिरिंज सेम निडल जो है वो यूज नहीं करेगा। हाँ, ऐसा करने से शादी होने से पहले ही टूट जाएगी, तो अच्छा है ना हो ऐसी शादी, ऐसी शादी ना हो। कल को जब शादी हो गई और रिलेशन बनेंगे, सब चीजें होंगी, और जब टेस्ट होएगा पता लगेगा एचआईवी पॉजिटिव है, तो उससे तो बढ़िया ये शादी ना हो, उससे तो बढ़िया ही है। तो कुंडली मिलाने के साथ साथ सोसाइटी में ब्लड टेस्ट कराना भी जरूरी है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गैर कानूनी ढंग से उपेक्षा, तो अभी मान लिया गाइडलाइन जारी हो गई है कि एक आदमी को पहले से यूज्ड निडल या सिरिंज नहीं लगाई जाएगी, और फिर भी कोई क्या काम करता है, उसी कानून की अनदेखी करता, तो गैर कानूनी ढंग से और उपेक्षा पूर्वक, यानी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे में यदि किसी रोग को, किसी डिजीज को ट्रांसमिट कर देता है, ये जानबूझकर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि गलत तरीके से और ध्यान न देने से, तो उस आदमी को जेल हो सकती है 6 मंथ्स की, या उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, या दोनों से। हाँ। हम्म।
हाँ एलिसा, बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो तो यहां पर क्या चीज है, दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है, सेक्शन 271 कहता है। उसके बाद सेक्शन 272 क्या कहता है? सेक्शन 272 इस बारे में यहां पर बात कर रहा है कि जानबूझकर, यानी मानी मन मर्जी से, जानबूझकर ऐसा करना जिससे किसी रोग का संक्रमण फैल सकता है। जानबूझकर, वहां पर तो क्या था कि गैर कानूनी ढंग था और आपका लापरवाही से वो काम हुआ है ना। हाँ, लापरवाही से वो काम हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अब जानबूझ कर क्या है, मान लिया कोरोना है, गाइडलाइंस निकली हुई है कि घर में रहिए, क्वारंटीन रहिए, दूरी बनाइए, दूरी मेंटेन करिए, पर बस वो वहां जा रहा है भाई, साथ में जा जा करके कि मैंने तुमको देखा, और बस करके निकल के आ गया भाई। ठीक है, दूसरे के पास गया, क्या हाल है जनाब का, अभी देखो मैं करता हूं क्या आपका, अच्छी इसको। तो जानबूझ बूझ करके फैला फैला के आ रहा है, जानबूझ कर ऐसा करना जिससे किसी रोग का, डिजीज का ट्रांसमिशन सबके बीच में फैल जाए। अगर उपेक्षापूर्ण ढंग से करता है तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, बट जानबूझ करके करता है तो 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है, या फाइन भरना पड़ सकता है, या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। हाँ, उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। हाँ, आगे चलते हैं, सेक्शन 272। उसके बाद सेक्शन 273, ये आपका, ये कोविड की वजह से जोड़ा गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। ये कोविड की वजह से जोड़ा गया होगा, सेक्शन 273। इसमें आपको सीधे याद रख लेना है क्वारंटीन, है ना, क्वारंटीन नियम, बस इसको ध्यान रख लो, ये पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से ये। और मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत गट फीलिंग आ रही है कि इसको न जाने वो क्यों पूछेगा। हाँ, मेरे को लग रहा है इसको न जाने क्यों पूछेगा। हाँ, क्वारंटीन नियम, क्वारंटीन नियम को तोड़ना, क्वारंटीन नियम से संबंधित, क्वारंटीन क्या होता है, दूरी बनाए रखना। यानी कि यदि कोई रोग फैल रहा है और क्वारंटीन लगा हुआ है, क्वारंटीन लगा हुआ है, तो जो उसे तोड़ेगा उसको पुलिस तोड़ेगी, 6 महीने तक की उसको जेल हो सकती है, या उसको फाइन भरना पड़ सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन आपका 273 क्वारंटीन नियम के बारे में बात कर रहा है। हाँ जी, मैं भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ हाँ, अगर किसी पर कोई केस चल रहा है और उसमें समझौता हो गया, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 273, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 274, खाना, खाना जो है, खाना जो है 274, खाने या पीने की पदार्थों में मिलावट कर देना, खाने या पीने के पदार्थों में मिलावट कर देना। तो ये सब किस में आ रहे हैं, ये सारे के सारे पब्लिक न्यूसेंस में आपके आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो जो न्यूली एडिड है उमेश, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। हाँ सर, वो जेल में भी जाके फैला देगा। ऐसे को जुर्माना लपेटेंगे ना भाई, सब दे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए जब जेब में से जाएंगे उसकी हालत खराब हो जाएगी, टाइट हो जाएगी उसकी हालत, है ना, अजीब सी स्थिति उसकी बन जाएगी। हाँ, तो खाने या पीने के पदार्थों में मिलावट मिला देना, देखो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत गलत है। हम ना मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए दूध, दही, मट्ठा बहुत शौकीन है हमारे घर में, और सभी होते हैं, मैं कोई विशेष नहीं, सभी होते हैं। और छाछ अगर मिल जाए तो क्या कहना, देखो छाछ को या मट्ठे को, या छाछ या मट्ठा ही कहा जाता है, लस्सी भी कह देते हैं, हालांकि लस्सी बाजार में मिलती है, बाजार में मिलती है लस्सी, वो उसमें मीठा मीठा मिला करके देते हैं, वो ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। अगर पीनी है तो घर में बना लो उसको, दही के साथ में खांड मिला करके, बाजार में वो मिलती है, उससे वो बहुत भारी होती है, बहुत जल्दी से पचती नहीं है। तो उससे बढ़िया होता है मट्ठा, छाछ, जिसमें से घी निकला हुआ है ना, ताजा मक्खन निकाल करके अलग कर दिया गया है। तो जो छाछ होती है उसको तक्र कहा जाता है, क्या कहते हैं संस्कृत में, तक्र कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। जो छाछ होती है ना, छाछ, है ना, जो छाछ होती है, इसको संस्कृत में तक्र कहा जाता है, क्या कहते हैं, तक्र। और जो इंद्र होता है, इंद्र होता है, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र, इनको शक्र कहा जाता है, शक्र। तो आप ये चीज समझो, जो देवताओं का राजा हो, जिसको शक्र कहा जाता हो, जिसको मघवा, बिडोजा, पुरंदर, देव देव, है ना, देवराज, देवपति, है ना,
है ना, देवेंद्र, तमाम नाम जिसके आपके आते हों, उसको किस चीज की कमी हो सकती होगी? उसको किसी भी चीज की कमी वहां पर नहीं है, परंतु उसको जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है तक्र, है ना। मट्ठा जो है वो हर किसी के लिए सुलभ नहीं है, यानी कि मट्ठे को, अब यहां पर ये कहने का क्या मतलब है? यहां पर ये कहने का मतलब है कि मट्ठा अगर आपके पास है, एक तरफ दूध रखा हुआ है, एक तरफ मट्ठा रखा हुआ है, तो आप मट्ठे को, छाछ को पीना ज्यादा पसंद करें। पर भादवा जो चल रहा है वर्तमान में, भाद्रपद जो चल रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि भादवे में मट्ठा या दही नहीं लेना चाहिए, इससे कफ बढ़ जाता है और सिर भारी रहने लगता है और बॉडी सुस्त हो जाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है भादवे की छाछ कुत्तों को, ये आपने सुना होगा अपने बड़ों बड़ों से, बड़ों बूढ़ों से, उनको सीखो, चीजों को आगे लेके जाओ, अगली पीढ़ियों को आपको बताने काम आएगा। तो तक्र में इतने ज्यादा गुण होते हैं, एक नॉर्मल आदमी को अपने डेली रूटीन में अप्रोक्सीमेटली 42 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, 42 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और 1 लीटर मट्ठे में लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। जो आप जिम जाते हो ना, ये डोले शोले दिखाते हो, ये और वो प्रोटीन लेते हो, एक्चुअली में वो वे प्रोटीन होता है। और वे जो होता है वो छाछ, मट्ठे को ही वे कहा जाता है। उसी में से क्या करते हैं, उसी में से सेचुरेशन कर लेते हैं, जो पानी वाटर कंटेंट है उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है, और जो बिल्कुल बेसिक सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, वही प्रोटीन होता है। तो कहा जाता है कि भाई मट्ठा जहां भी मिले उसको पी लो। तो इसके संदर्भ में एक उक्ति है ना, तक्रम, ध्यान रखना, तक्रम शक्राय दुर्लभम, क्या है? तक्रम शक्राय दुर्लभम, दुर्लभम, दुर्लभ, दुर्लभम, है ना, तक्रम शक्राय दुर्लभम, यानी इंद्र को भी मट्ठा जो है वो दुर्लभ है। तो जहां भी मिले मट्ठे के 5-7 गिलास मार दो ब्याह में, तो कम से कम, और घर में हो तो स्थिति अलग है। तो मैं यहां पर आपको बात बता रहा था कि हमारी गैया जो है, हाँ, हमारी गैया जो है वो अभी मतलब गर्भ से थी, गर्भिणी थी, गाभिन थी, तो हमें बाहर से दूध लेना पड़ा। तो दूधिया जो आया, दूधिया ने क्या काम किया, दूधिया 2-3-4 महीना दूध देता रहा। तो एक दिन हमारी माता जी तो लेट गए, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई वो लेके आओ, ये सब चीज समझाने की है, बता रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि दूध ले आओ भाई राम। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं दूध ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा उछाल करके लाना, ऐसे दूध को उछाल के पीते हैं तो थोड़ा झाग बन जाता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने, और वो फीका पीते हैं, चीनी वगैरह कुछ नहीं मिलाई, मैंने दूध को ऐसे उछालना शुरू किया। तो उसमें 2-4 बार उछालने के बाद ही ऊपर ऑयल के बबल आ गए, रिफाइंड के बबल आ गए, पाम ऑयल के बबल आ गए। आप जो बाजारों में रिफाइंड पी रहे हो ना, इसको सोयाबीन का तेल बताया जाता है। सोयाबीन का शुद्ध तेल अगर निकलवाओ तो 900 रुपए से कम नहीं निकलता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, रिफाइंड में पाम ऑयल जो 10 रुपए लीटर मिल जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है, उसमें थोड़ा सा आपका एसेंस, उसमें थोड़ा सा आपका तेल मिला देते हैं सोयाबीन का, और उसमें एसेंस मिलाया जाता है, ऐसे ही घी बनाए जाते हैं, है ना, ये चीज। तो खाने पीने में इस तरह से मिलावट हो रही है। जैसे पनीर है, पनीर आप सोचो कि 1 किलो पनीर बनने में कम से कम 350 से 350 रुपए के आसपास का दूध लग जाता है, 450 रुपए का। और 400 रुपए से कम का अगर आपको कोई पनीर बेच रहा है तो आप समझो आपके साथ में चीजें फ्रॉड हो रही है, 400 रुपए किलो से कम में। और आप देख रहे हो मार्केट में 280-290 मिल रहा है, मार्केट में पनीर टिक्के वगैरह बन रहे हैं, ये सब चीजें, तो इनसे प्रॉब्लम ही तो होगी। तो खाने या पीने के पदार्थों में मिलावट अगर कोई करता है तो 6 महीने तक की उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, या उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। तो कभी भी खाने पीने को, हाँ, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 275 क्या कहता है कि हानिकारक खाना या पीने की वस्तुओं को बेचना। हानिकारक खाना या पीना, जैसे आपने देखा होगा, एक मैं वीडियो देख रहा था, वो संभवतः पाकिस्तान की है, तो वो उसमें मांस के कबाब वगैरह बना रहे थे, वो सामने आ गया। तो ऐसे इतना बड़ा कबाब वो रहता है, और मोटे मोटे आदमी बैठे रहते हैं, और वो अंडे को क्रैक करते हैं, उसमें डालते हैं, ऐसे ऐसे हाथों को हिलाते हैं। वो तेल एक्चुअली में ऐसा लगता है भाई मोबिल ऑयल है ना, मोबाइल ऑयल जो मतलब गाड़ियों में डाला जाता है, उसमें बना बना कर खा रहे हैं। तो भाई मरोगे नहीं क्या आप, या खाने वाला मरेगा? हाँ, है ना, खाने वाला मरेगा। ऐसी स्थितियां वहां पर आपकी आ जाएगी। 320 रुपए में भी अगर पनीर मिल रहा है तो नकली है, इस बात को ध्यान रखना। 400 रुपए से कम अगर पनीर मिल रहा है तो मान लेना कि वो नकली है, इस बात का ध्यान रखना। सब फॉर्मुलेशंस होते हैं, सब चीजें होती हैं। अब मान लिया रात के समोसे धरे हुए हैं, उसके बिके नहीं, उसने कहा भाई सुबह पेल देंगे। तो सुबह सुबह आप जाते हो चाय के साथ में
एक तो समोसा गरम गरम खाने का मजा आता है, एक समोसा मजा आता है 2-3 घंटे रखा हुआ हो और ठंडा हो गया हो, ऊपर की जो परत है वो थोड़ी सी ना सलवटो जैसी हो गई हो, और चाय मिल जाए उसके साथ, समोसा मिल जाए, क्या कहना। बट ना तो मैं अब चाय खाता हूँ और समोसा भी मेरा बंद है, अभी मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे वो आनंद नहीं है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो खराब अगर कोई खाना हो गया है फिर भी उसको बेच रहा है, पीने की कोई चीज खराब हो गई है फिर भी उसको बेच रहा है, तो वह अपराधी है, और उसको 6 महीने तक की जेल और सेम जुर्माना इत्यादि हो सकता है, दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। हाँ, घर का पनीर अच्छा होता है, घर में निकालो पनीर, उससे तो बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 276। सेक्शन 276, दवाइयों में मिलावट करना। अब दवाइयों में मिलावट कैसे हो सकती है, आप बोलोगे सर दवाइयों में मिलावट कैसे हो सकती है। नकली दवाइयां, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नकली दवाइयां कैसे, क्या क्या होता है नकली दवाइयों में। नकली दवाइयों में क्या होता है, आपको क्या लगता है दवाइयों में मिलावट कैसे हो सकती होगी, बताओ। अच्छा, प्रशांत कपासिया 360 में शुद्ध पनीर हम बेच रहे हैं, हमारी डेयरी है। यार पता नहीं कैसे बेच रहे हो आप, या तो ऐसा होगा आपके उधर दूध सस्ता होगा। हाँ, बट मेरे को पता नहीं 360 में कैसे बेच रहे हो। एक काम करना है, मेरे को नंबर देना, इनके सबके ब्याह होंगे, तुम्हें ऑर्डर दिलवा दूंगा मैं। हाँ, अब मेरे को भी देना बीच में। हाँ, शालिनी गौर नहीं बेटे, मैं शालिनी बोल रही है सर, आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे को तो लगा नहीं मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। अब बच्ची बोल रही है सर आप ब्रह्मचारी हैं फिर भी ऐसा करते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, अरे भाई, ये जो शब्द है ना, मैं बताता हूँ, ये गेम मेरे पास पहले भी हो चुका है। ये शालिनी इसी को बोल रही होगी। ये जो शब्द पेलना है, ठीक है, ये जो शब्द पेलना है, हाँ, इसको आप समझ रहे होंगे, पेलना। आप वेस्टर्न यूपी आइए, मेरे पास, हमारे पास आइए। वेस्टर्न यूपी में इसका मतलब है गपा गप खा जाना, या किसी को कूट देना, धड़ 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 धड़। और आपके क्षेत्र में ये हो सकता है, पूर्वांचल में या आपके बिहार के क्षेत्र में इसके अश्लील मायने कुछ होते हो, बट हमारे यहाँ इसका कोई भी गलत मायना नहीं है। अगर गलत होता तो मैं कैसे बोलता, आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार अब देखो, जैसे वेश्या के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तमिल में या संभवतः तेलुगु में, उसी शब्द को जल्दी आने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ये वो अश्लीलता कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो दवाइयों में मिलावट करना, तो दवाइयों में मिलावट कैसे होती है। दवाइयों में मिलावट होती है कि जितना साल्ट उसमें होना चाहिए, जितना mg साल्ट उसमें होना चाहिए, कोई भी दवाई के सॉल्ट होते हैं अपने, तो वो सॉल्ट सपोज करो वहां पे एक कैप्सूल में 1 mg होना चाहिए था, 1.5 mg होना चाहिए था, 2 mg होना चाहिए था, और वो महंगा है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, उस महंगी चीज को कम कर रहे हैं, कुछ उसकी जगह और मिला दे रहे हैं, और फिर उसको बेच रहे हैं, वो फॉर्मुलेशन को बिगाड़ दे रहे हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला है, और उसको सेम प्रिंटिंग के साथ बना करके बेच रहे हैं उसी दाम में। तो ये होता है नकली दवाइयां बनाना और दवाइयों में मिलावट करना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको जेल हो सकती है 1 साल तक की, या उसको फाइन भरना पड़ सकता है 5,000 रुपए तक का। ठीक है, 5,000 तक का उसको ये भरना पड़ सकता है, या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, या क्या हो सकता है, दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकता है। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ ठाकुर जी, HIV क्या होता है, रोग होता है। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, उसको कहते हैं HIV। हाँ, आगे। अब यहां पर था 276 में दवाइयों में मिलावट करना, अब यहां पे है 277 में मिलावटी दवाइयों की बिक्री, है ना, मिलावटी दवाइयों को बेचना, नकली दवाइयों को बेचना। ठीक है, नकली दवाइयों को बेचना। अगर कोई नकली दवाइयों को बेचता है, नकली दवाइयों को बेचना, नकली दवाइयों को बेचना, अगर कोई नकली दवाइयों को बेच रहा है तो फाइन तो उस पर भी 5,000 लगेगा,
बट जो जेल की अवधि है वो 1 साल ना होकर के 6 मंथ्स तक की है, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। हम्म। हाँ हाँ। बस करो गुरुजी, बहुत हो गया। अरे नहीं, अभी कहाँ हुआ, चलने दो ना, 300 तक पहुंचने दो। 15 15 मिनट और रुक जाओ, 300 तक पहुंचने दो। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा है, ये आ गया वही जिसको मैंने बताया था आपका, सेक्शन 279, सार्वजनिक झरना, या ना, कहीं पर सार्वजनिक झरना यानी कि जिसमें सब लोग नहा रहे हैं। झरना मतलब कोई जल स्रोत, है ना, जहां पे सार्वजनिक जल स्रोत है, सार्वजनिक झरना है, और सब लोग वहां से पानी को यूज करते हैं, और आप गए, आपने ऐसे हाथों किया, इसको नीचे खिसकाया और वहीं पर डिफेक्शन कर दिया, ले भाई, है ना, ले भाई, ओ भाई ले भाई, अपने स्टेशन में जाओ, पी लो पानी, लो आ जाओ, तो मेरे को जीने नहीं दे रहे थे, लो। ठीक है, यह जलाशय है, उसके पानी को जानबूझ करके दूषित करना, कूड़ा फेंक देना, थूक देना, है ना, मानव मल को वहां पर ले जाना, कुछ भी किसी भी तरह से पानी को दूषित कर देना। और कैसा पानी होना चाहिए, सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सब लोग उसको बहुत बुरी तरह बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसी पर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई जल स्रोत को, सार्वजनिक जल स्रोत को क्या करता है, आपका दूषित करता है, उसको बिगाड़ देता है, पीने लायक नहीं छोड़ता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और 5,000 रुपए तक का उस व्यक्ति को फाइन देना पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है, ऐसा बहुत होता है। बहुत अजीब अजीब से लोग होते हैं भाई, कर देते हैं कुछ भी। हाँ हाँ। हाँ, देखो मेरे को समझाने से मतलब है। ऑनलाइन जो टीचर होते हैं, या टीचर जो होते हैं, टीचर का सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि बच्चों को कैसे भी करके समझ में आ जाए, कैसे भी करके समझ में आ जाए। हाँ हाँ, शनि पहली बार कमेंट कर, थोड़ा फास्ट फास्ट, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, देखो सीधा आ गया 280 पे, आगे 280 में क्या है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को सेहत के लिए नुकसानदेह बनाना, यानी एटमॉस्फेयर को आपने नुकसानदेह बना दिया। तो एटमॉस्फेयर को नुकसानदेह बनाने के लिए क्या है, कि भाई हो सकता है बहुत सारे ना लोगों को चुल होती है, हमारे भी आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं, उनको ना एक अजीब सी एक बेचैनी रहती है, कुलमुली रहती है, आफ्टर रिटायरमेंट तो ज्यादा मच जाती है वो। तो वो क्या करेंगे, जहां पे भी थोड़ी सी पन्नी वन्नी पड़ी देखेंगे, आग जला देंगे, धुआं। और उससे क्या हो जाता है, वो पन्नी जहां पड़ी हुई थी वो उठ करके कहीं जा सकती थी, वो रिसाइकल हो सकती थी, वो तमाम उसके काम हो सकते थे, बट नहीं, उसको जला देना है। और जलाने से पन्नी जब जलती है तो बहुत एक अजीब सी मतलब गैस सी फैल जाती है, बता, सांस लेना भारी हो जाता है। पन्नी जला दी, पॉलिथीन को जला दिया, ठीक है, पॉलिथीन जला दिया, या टायर जला दिया, है ना, टायर जला दिया, टायर जला दिया, या कपड़े जला दिए, कागज जला दिए, है ना, है ना, ये सब चीजें करना। तो कुछ भी करना इस तरह से, धुआं, धुआं कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, है ना, बोला कि भाई धुआं धुआं, है ना, धुआं धुआं महकता है इत्यादि, ऐसा ऐसा कर दिया जिससे एटमॉस्फेयर ना सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो ऐसे आदमी की अगर रिपोर्ट हो जाए, ये पब्लिक न्यूसेंस में आता है, तो 1,000 रुपए तक का फाइन उसको भुगतना पड़ सकता है, 1,000 रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, चिमनियों से धुआं निकालना, बिल्कुल, है ना, वही चीजें, पन्नी जलाना, टायर निकालना, ये इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, है ना, जैसे फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री से धुआं, है ना, फैक्ट्री से धुआं निकलना, आदि आदि चीजें, तमाम चीजें निकालना, और भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, पर ये आम आम जनमानस वगैरह के लिए चीजें ज्यादा है। उसके बाद हमारा 281, क्या चीज है, 281 में क्या है, पब्लिक रोड्स, लोक मार्ग। पब्लिक रोड, लोक मार्ग, सार्वजनिक रास्ते जिनको सब लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ,
नहीं, ये सभी गंभीर अपराध नहीं है, सामान्य अपराध है। अगर गंभीर अपराध होते तो फिर इनमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती। जो गंभीर अपराध होते हैं अमूमन उनमें 2 या 3 साल से अधिक की ही सजा रहती है, उससे कम की सजा नहीं रहती है। ठीक है, बस थोड़ा सा है, इसको कर लो। तो पब्लिक रोड जो है, लोक मार्ग है, मतलब कि सड़कें जो हैं। अब ये सड़क कौन सी है? ये आपके नेशनल हाईवेज भी हो सकते हैं, ये आपके स्टेट हाईवेज भी हो सकते हैं, ये आपकी शहर की सड़कें भी हो सकती हैं, है ना। शहर की सड़कें भी आपकी हो सकती हैं, या आपकी गलियां भी हो सकती हैं। कौन सी? जो आपके घर के बाहर गली है। क्योंकि ये चारों ही तरह की सड़कों को, है ना, इन चारों ही तरह की सड़कों को हर आदमी यूज करता है। आपके घर के सामने से, है ना, आपके, हाँ, हाँ, आपके घर के सामने से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा है ना, और आप भी उसके घर सामने गुजर रहे हो, तो जो गलियां हैं वो आपकी पब्लिक रोड्स मानी जाएंगी। तो पब्लिक रोड्स पर लापरवाही से वाहन चलाना, तो मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, धूम धूम, और ले जाकर के किसी के घर में कर दे बूम, ऐसे, ये उसके उसके पैरों के बीच में ले गए डिशूम, एकदम कर दी स्थिति। तो बहुत लापरवाही से वाहन चलाना या हाँकना। आपके पास घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, या भैंसा गाड़ी है, झुट्टा बुग्गी जिसे कहते हैं, तो झुट्टा बुग्गी चल, उसको पीट रखा है आपने, वो भी पलट गई, अपना आप भी मरे, दूसरों को भी मारा, तो खतरा पैदा हो गया है। तो पब्लिक रोड या लोक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या हाँकना, हाँकना, जिससे क्या होता है, जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा हो जाए या चोट लगने की संभावना हो, ऐसे में उस व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या 1,000 रुपए तक का जुर्माना उसको देना पड़ सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। हाँ, ये सब महत्वपूर्ण है बेटा, इनको सबको ध्यान रखना है। हाँ, जिससे, हाँ, इस तरह से गाड़ी को चलाना। आगे हमारा देखो 285 आ गया। ठीक है, अब ज्यादा नहीं है, इतने सारे थोड़े ही हैं, अब देखो इतने छोड़ छोड़ के चल रहे हैं हमारे सेक्शन। 285 में क्या चीज है कि पब्लिक रोड या लोक परिवहन में खतरा या बाधा खड़ी करना। ठीक है, खतरा या बाधा खड़ी करना। सपोज करो ये रोड है और आपने ले जाकर के अपनी गाड़ी यहां पर खड़ी कर दी, है ना। हमारा नाम नहीं समझते हो का भैया, हमारा नाम है चुलबुल पांडे, हम अभी समोसा खा के आए हैं और समोसा हमारे दिमाग में चढ़ गया रे भैया। हाँ जी, प्रभात द्विवेदी, धन्यवाद। हाँ, तो समोसा हमारे दिमाग में खड़ा हो गया, तो आपने मार्ग में कोई खतरा खड़ा कर दिया या मार्ग में बाधा खड़ी कर दी, तो 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा याद रहे ना रहे, पर एक बार आपकी आंखों के सामने से चीजें निकल जानी जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 287, क्या आज यहीं रोक दूं? बताओ, क्या आज यहीं रोक दूं, बताइए, या चला दूं पूरा 300 तक पहुंचा दूं, 300 तक ले जाएं, बताइए, या यहीं रोक दें? आप में से बार बार सबके कमेंट आ रहे हैं। जी विदेश कुमार, बताओ मेरे भाई। 300 पार, जी सर, कल पढ़ा देना, ओके, हाँ, यस, यस सर। चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रोक देते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर कल को तैयार है ना, देखो कल मैं कंप्लीट करूंगा, कल चाहे 1.5 घंटा हो जाए, कल मैं बीएनएस को पूरा करूंगा, इससे ज्यादा मैं बीएनएस को छोड़ूंगा नहीं फिर। हाँ, हाँ, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यहीं रोक दीजिए। हाँ, चलो फिर कल रेडी रहना, और कल फिर हम कंप्लीट करेंगे। 358 तक हैं, तो सारी धाराएं हमको नहीं पढ़नी है, मुश्किल से मुश्किल 20-25 धाराएं, और जरूरी जरूरी जो है। कल को लूट डकैती और गृह भेदन, आपराधिक न्यास भंग, मान हानि, तो इन इन प्रमुख प्रमुख धाराओं को हम वहां पर देखेंगे। हम्म, चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए और खूब प्रसन्न रहिए। कैसी लगी क्लास मुझे बताइए। हाँ, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं रोक दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रोक देते हैं। हाँ, मेरे को कोई अत्याचार थोड़ी करने हैं तुम्हारे ऊपर। हाँ, हाँ, और इसका ध्यान रखना, ये शब्द जो है ये हमारे क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग मायने में जाता है, ये वाला शब्द। इसको मैं हटा देता हूँ, कभी यहाँ लिखा ही रहे। हम्म, हम्म, कहाँ गया वो शब्द?
ना भाई, वो तो चला गया है। चलो कोई बात नहीं। हम्म। लगे रहो, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, मजा आ जाएगा आपको। और अभी हाँ, हिमांशी यादव जी, बच्चे बोलिए। आपका अगर कोई भी डाउट रहा करे, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में कमेंट चलते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आप जानना चाहते हो, तो डाउट ग्रुप बना हुआ है, टैग करो मेरे को, लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा आपको। और आप देखो, मैं करता भी हूँ ऑन द डेली बेसिस। हाँ, चलिए ठीक है, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद, जय भारत। कल बीएनएस को फिनिश करेंगे और देन बीएनएसएस को 2 से 3 दिन में पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।